हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके पेपर की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपने पहले वाली वीडियो पूरी देख ली होगी और अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आइए स्टूडेंट्स, ज़्यादा बातें न करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कैपिटलाइजेशंस क्या होता है? जिसमें हमारे ओनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों शामिल किए जाते हैं, वो होते हैं हमारे कैपिटलाइजेशंस। स्टूडेंट, ये कैपिटलाइजेशंस का फॉर्मूला भी हो सकता है, इसमें ओनर फंड और बोरोड फंड दोनों शामिल किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? लॉन्ग टर्म फंड प्लस शॉर्ट टर्म फंड, वो होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड दोनों शामिल किए जाते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज या कैपिटल गियरिंग, ये किसे कहते हैं? इक्विटी के साथ कितना डेप्ट यूज कर रहे हैं, वो होता है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज या कैपिटल गियरिंग। ट्रेड ऑन इक्विटी किसे कहते हैं? व्हेन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फंड इज रिलेटिवली हाई देन इक्विटी, मतलब जब हमारे फिक्स्ड कॉस्ट फंड की मात्रा इक्विटी से ज़्यादा हो जाती है तो होता है हमारा ट्रेड ऑन इक्विटी। और ट्रेड ऑन इक्विटी को हम डबल एज स्वॉर्ड भी कहते हैं, जिसको हिंदी में दो धारी तलवार भी कहा जाता है। वो होते हैं हमारे ट्रेड ऑन इक्विटी। स्टूडेंट्स, ये याद रखना कि ट्रेड ऑन इक्विटी का दूसरा नाम क्या है? डबल एज स्वॉर्ड। डेब्ट इक्विटी रेशियो डज नॉट इफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है। ये टर्म याद रखना स्टूडेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर पर डेब्ट इक्विटी रेशियो का प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी सभी पर डेब्ट इक्विटी रेशियो का इफेक्ट होता है, केवल कैपिटल स्ट्रक्चर पर नहीं पड़ता। वर्किंग कैपिटल हमारी टू टाइप्स की होती है स्टूडेंट, एक ग्रोस वर्किंग कैपिटल और एक नेट वर्किंग कैपिटल। अगर ग्रोस वर्किंग कैपिटल पूछे तो वो होती है हमारी करंट एसेट। करंट एसेट को ही हम ग्रोस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और स्टूडेंट, नेट वर्किंग कैपिटल पूछी जाए तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, वो होती है हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। स्टूडेंट्स, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल को हम करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करके निकालेंगे और करंट एसेट्स होती है वो हमारी ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना और वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा करना, मतलब जितनी भी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको तो हमें कम करना होता है और जो हमारी फर्म की वैल्यूएशंस है उसको बढ़ाना होता है, वो होती है हमारी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से, इस इक्वेशन को अच्छे से लर्न करना, क्योंकि एग्जाम में कैसे दे सकते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस यहाँ पे लॉन्ग टर्म की जगह आपको शॉर्ट टर्म दे देंगे। और स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ के केवल आंसर लगा देते हैं, पीछे का देखते ही नहीं है कि क्या आंसर, क्या लिखा हुआ क्या नहीं। स्टूडेंट, आपको ये अच्छे से देखना है पीछे क्या लिखा हो, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, और यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो इस इक्वेशन को अच्छे से लर्न करना। कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या रहेगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होती है? रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पैसा लगा होना। और अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होती है? रिक्वायरमेंट से कम पैसा लगा होना। मतलब ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? मान लो यदि हमें 20,000 रुपये की ज़रूरत है और हम 40,000 रुपये लगा दें तो क्या रहेगी, हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तो वो होती है हमारे ओवर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होती है?
20,000 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन है हमारे पास 10,000 रुपये, वो और 10,000 रुपये लगाते हैं, वो होती है हमारी अंडर कैपिटलाइजेशंस। वोटेड कैपिटल इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट्स एग्जाम में आ सकता है। वोटेड कैपिटल क्या होती है? जब रियल वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो, या कैपिटल डैमेज हुआ हो, या लॉस हुआ हो, वो होती है हमारी वोटेड कैपिटल। दोबारा से देखो, जब रियल वैल्यू होती है हमारी बुक वैल्यू से कम हो तो वोटेड कैपिटल होती है, या फिर कैपिटल डैमेज हुआ हो कुछ या लॉस हुआ हो, वो होती है हमारी वोटेड कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अदर्स नेम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अदर किस नाम से जाना जाता है? ये कट ऑफ, हर्डल रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, ये होती है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अदर नेम। दोबारा से देखिए स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अदर नेम क्या है? कट ऑफ, हर्डल रेट, और क्या है हमारी मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला दिया हुआ स्टूडेंट, एक कॉस्ट ऑफ डेप्ट का दिया हुआ बिफोर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स को हम कैसे दिखाते हैं? केडी से डिनोट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट को। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इंटरेस्ट पेबल प्लस मेजोरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन। इसके डिवाइड में क्या रहेगा? मेजोरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2, और मल्टीप्लाई में रहेगा हमारा 100। ये फॉर्मूला देख लेना स्टूडेंट्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसमें है फर्स्ट है अर्निंग प्राइस मेथड। ये कैसे निकालेंगे हम? ईपीएस डिवाइड बाई एमपी मल्टीप्लाई 100। अर्निंग प्राइस मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा? ईपीएस डिवाइड बाई एमपी मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही डिविडेंड प्राइस मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा? डीपीएस डिवाइड बाई एमपी मल्टीप्लाई 100। डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड, इसका फॉर्मूला होगा डीपीएस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई एमपी प्लस ग्रोथ। स्टूडेंट यहाँ से ध्यान रखना कि पहले मल्टीप्लाई हो रही है और बाद में प्लस ग्रोथ होगा। एग्जाम में क्या दिया जा सकता है? पहले डीपीएस डिवाइड बाई एमपी और प्लस ग्रोथ मल्टीप्लाई 100 ऐसे दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लर्न अच्छे से देख लेना कि पहले मल्टीप्लाई होगी और प्लस बाद में प्लस होगा। CAPM का फॉर्मूला क्या रहेगा? CAPM की फुल फॉर्म्स आ सकती है एग्जाम में। फुल फॉर्म क्या रहेगी? कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मेथड। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मेथड CAPM की फुल फॉर्म है। सिस्टेमेटिक रिस्क यूज होता है इसमें स्टूडेंट्स, और इसको डिनोट करते हैं हम KE से। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड को डिनोट करते हैं KE से। इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा? RF रिस्क फ्री प्लस BI नॉन डाइवर्सिबल रिस्क, ब्रैकेट में RM माइनस RF। RM क्या रहेगा? हमारी मार्केट वैल्यू होती है, और RF रहेगी हमारी रिस्क फ्री। और स्टूडेंट ये क्या है? अगर बीटा 1 के इक्वल है तो हमारा नो ही रिस्क रहेगा, अगर बीटा ज़्यादा है 1 से तो मोर रिस्क रहता है। रियलाइज्ड यील्ड को कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का दूसरा नाम क्या रहेगा? रियलाइज्ड यील्ड। और रिटेन्ड अर्निंग का अदर नेम क्या है? एक्सटेंडेड यील्ड, या एक्सटेंडेड यील्ड को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। टाइप्स ऑफ लीवरेज, 3 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट लीवरेज के। एक ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज।
फर्स्ट क्या हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं हम? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये ऐसे हम कंट्रीब्यूशंस निकालते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फाइनेंशियल लीवरेज का कैसे निकालेंगे? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड बाय EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। और कंबाइंड लीवरेज कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। नेट इनकम अप्रोच के अनुसार हायर डेप्ट इज बेटर, मतलब जितना ज़्यादा डेप्ट लगाएंगे उतना अच्छा होता है। ये किसकी अप्रोच? ये नेट इनकम अप्रोच है हमारी। नेट इनकम अप्रोच के अनुसार जितना ज़्यादा डेप्ट लगाएंगे उतना अच्छा होता है। इंग्लिश में क्या रहेगा? हायर डेप्ट इज बेटर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शामिल है, क्या क्या शामिल है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उद्देश्य हैं प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस। उद्देश्य क्या हमारा? प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य है, प्रॉफिट और वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। वेल्थ में क्या होता है? शेयर होल्डर की नेट वर्थ को इंक्रीज करना, ये ज़्यादा बेटर ये रहेगा। अगर क्वेश्चंस में पूछ ले कि स्टूडेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अच्छा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो आंसर रहेगा हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज़्यादा बेटर है। कौन सी अप्रोच है जो वे सभी क्रियाएं जिनसे प्रॉफिट बढ़ता है उसको ध्यान में रखेंगे और जिसकी वजह से प्रॉफिट घट रहा है उसको अवॉइड करेंगे? वो अप्रोच है हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में क्या होता है? वे सभी क्रियाएं जिनसे प्रॉफिट बढ़ता है उनको तो हम ध्यान रखते हैं, और जिसकी वजह से प्रॉफिट घट रहा है उसको अवॉइड कर देते हैं। वो होती है हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। डैश का दूसरा नाम नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है। किसका दूसरा नाम है ये? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का अदर नेम क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये होता है हमारा मोर देन 5 ईयर्स। और शॉर्ट टर्म क्या लगेगा? लेस देन ए ईयर। और मीडियम टर्म है 1 ईयर टू 5 ईयर। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का पीरियड रहता है हमारा रीपेमेंट का मोर देन 5 साल से ज़्यादा, शॉर्ट टर्म का 1 साल से कम, और मीडियम टर्म का 1 साल से 5 साल के बीच का। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में क्या इग्नोर किया गया था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वेल्थ क्रिएशन और रिस्क, ये इन तीनों को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में इग्नोर किया गया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। Maximizations the wealth of the shareholders is reflected in maximizations market price of equity share। किसी फर्म की मार्केट वैल्यू डैश का परिणाम होती है? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल
कैसे डिनोट करते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को? इसका फॉर्मूला रहेगा IRF प्लस बी प्लस एफ। IRF का क्या होता है हमारा? रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, बी से बिजनेस रेट और एफ से फाइनेंशियल रिस्क। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेब्ट आफ्टर टैक्स, इसको डिनोट करते हैं हम KDA से। फॉर्मूला क्या रहेगा? इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100। सोर्स ऑफ फंड क्लासिफिकेशन में शामिल है। इसमें 3 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया हुआ है ये। फर्स्ट है बेसिस ऑफ पीरियड, बेसिस ऑफ ओनरशिप और सोर्स ऑफ जनरेशंस। बेसिस ऑफ पीरियड में क्या है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। और बेसिस ऑफ ओनरशिप में ओनर और इक्विटी। और सोर्स ऑफ जनरेशन में इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। ये ग्राफ याद कर लेना स्टूडेंट्स कि बेसिस ऑफ पीरियड में क्या क्या आता है। बेसिस ऑफ ओनरशिप में ओनर इक्विटी और सोर्स ऑफ जनरेशन में इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। Dash refers to credit granted manufacturers and traders by the supplier of raw material finished goods। वो होता हमारा ट्रेड क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट डिनोट करेंगे KDB। DB मतलब बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट प्लस MV माइनस NP डिवाइड बाई N डिवाइड बाई रहेगा MV प्लस NP डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला देख लेना स्टूडेंट्स। बिफोर टैक्स है DB और आफ्टर टैक्स को हम DA से डिनोट करते हैं। ये DB का फॉर्मूला मतलब आफ्टर बिफोर टैक्स का फॉर्मूला ये रहेगा और आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला ये रहेगा। ये देख लेना स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे बता रखा है इनकी फुल फॉर्म। MV क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। NP नेट प्रोसीड ऑफ डिबेंचर। I से डिनोट करते हैं हम एनुअल इंटरेस्ट और N से होता है नंबर ऑफ ईयर इन विच डेब्ट टू बी रिडीम्ड। As per dash, the cost of equity capital is calculated by establishing a relationship between earning per share and the current price of shares। ये होता है हमारा अर्निंग पर शेयर मेथड। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी अब तक तो जाकर वो वीडियो देख लेना। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी स्टूडेंट्स सभी वीडियोस। उसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो केवल वही कराए हुए हैं शॉर्ट में। 90% चांस है कि आपका एग्ज़ाम उन्हीं में से आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स वो वीडियो ज़रूर देख के जाना एग्ज़ाम देने से पहले। आइए अपने क्वेश्चंस आगे देखते हैं। नेट प्रोसीड क्या होती है? इशू प्राइस इंटू 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अनसिस्टेमेटिक रिस्क का दूसरा नाम है डाइवर्सिफिएबल और सिस्टेमेटिक रिस्क का दूसरा नाम है इनडाइवर्सिफिएबल। नेट इनकम अप्रोच किसने दी थी? डेविड ड्यूरेंड ने। कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट मैटर कौन सी अप्रोच में? ये होती नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, मतलब जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं है, मतलब कोई मैटर नहीं करती कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन सी अप्रोच में है? नेट ऑपरेटिंग अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच गिवन बाय, ट्रेडिशनल अप्रोच दी थी इजरा सैलोमन ने।
विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions constant cost of debt KD एंड cost of equity KE? ये कौन से अप्रोच में है? नेट इनकम अप्रोच। Cost of capital may be defined as minimum rate of return that the firm earned in short term. Capital budgeting deals with long-term decision. Capital budgeting decisions are irreversible. Capital budgeting is a part of investment decision का। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स के अंतर्गत ओनली द बेस्ट प्रोजेक्टेड इन सेलेक्टेड। In which method the shareholders would expect the same rate of return in the future as they have realized in the past? वो होता हमारा realized yield method। Payback period technique is based on all cash flows। NPV net present value of a project ये बताती है हमारी नेट एडिशन टू वेल्थ। कौन सा मेथड है जो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करने पर फोकस रखता है? वो होता हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। कौन से मेथड में शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करने पर फोकस दिया जाता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में। Accounting rate of return is based on average expected profit। Net present value technique based on discounting procedure पर। If IRR of a project is equal to opportunity cost of capital, then net present value will be zero। Permanent working capital is also known as fixed working capital। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल को हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल लॉन्ग है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड होगी ज़्यादा, और सेल ऑफ सर्विस में वर्किंग कैपिटल के कम रिक्वायरमेंट होती है। हायर द बुक डेप्ट इज मीन वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड मोर। हायर द बुक डेप्ट इज मीन डैश वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड मोर। ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। डैश फैक्टर्स अफेक्टिंग द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड क्या रहेगा? लेवल ऑफ टैक्स, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, डिविडेंड पॉलिसी। The minimum cash balance must be maintained by the firm and the provide dash for holding cash. Compensative motive. Working capital management involves financial management of all current assets. EOQ का फॉर्मूला क्या रहेगा? EOQ की फुल फॉर्म क्या रहेगी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या है? √2 इंटू क्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट। ये EOQ का फॉर्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस क्या हमारी? सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, सेकंड रहेगा फॉर्मुलेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज, थर्ड है फॉर्मुलेटिंग प्रोसीजर्स, फोर्थ है प्रोवाइडिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस है। द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द टोटल कैपिटल
is also called financial leverage. ROI लेस देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, फाइनेंशियल लीवरेज रहेगा हमारा अनफेवरेबल। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डेप्ट से कम है तो फाइनेंशियल लीवरेज अनफेवरेबल होता है, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ डेप्ट से तो फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल रहेगा। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में क्लास का फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आपका कोई सजेशंस वगैरह है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।